हम आज की एक्टिविटी शुरू करते हैं। और आज की एक्टिविटी हमने जो परफॉर्म करनी है वो बेसिकली एसक्यूएल के ऊपर ही फर्दर स्टेटमेंट्स को देखना है और उनके ऊपर फर्दर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। जो तो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं CS4 से हम कुछ काम इसके हवाले से कर चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड होगा जो हम आपकी प्रोजेक्ट 2 की क्लास में लास्टली कर चुके हैं, ताकि आप लोगों के लिए भी एक हेल्प हो जाए आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और दूसरा हमारा कोर्स जो वेब डेवलपमेंट है उसको भी हम कंप्लीट कर सकें। ऑलमोस्ट हमने अपने वेब डेवलपमेंट के जो कोर्स को कंप्लीट कर लिया हुआ है, सिर्फ कुछ चीज़ें रह जाती हैं और उनको हम देख लेंगे। जो हमारे नेक्स्ट 2 वीक्स होंगे, वीक 15 एंड 16, उसमें हम कुछ वर्डप्रेस के बारे में देखेंगे और साथ में गूगल की एपीआई को देखेंगे। गूगल की एपीआई को आई थिंक हम देख चुके हैं पहले इन सम मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम उसमें देख लेंगे कि किस तरह से हमने वेब डेवलपमेंट के अंदर उसको यूटिलाइज करते हैं। तो बेसिकली जब आप गूगल की एपीआई को यूज करते हैं तो दो तीन तरीके हैं जो जिसके लिए आप यूज करते हैं, यानी कि दो तीन चीजों के लिए आप गूगल की एपीआई को यूज करते हैं। यानी कि आपने अगर सिक्योरिटी के हवाले से कुछ इम्प्रूव करना हो तो आप गूगल एपीआई को एक्सेस करते हैं। और दूसरा, आपने गूगल मैप्स को एक्सेस करना हो तब आप उस एपीआई को यूज करते हैं। गूगल मैप्स के लिए जो एपीआईज यूज होती हैं वो स्पेसिफिकली जब आप काम कर रहे होते हैं डायनामिक के अंदर, तो मोस्टली आप लोगों को पे करना पड़ता है और आप उस एपीआई को यूज करते हैं, अदरवाइज वो डेवलपमेंट मोड में रहती है। ठीक है, अ, हम इस चीज को छोड़ देंगे कि किस तरह से वो डेवलपमेंट मोड में रहती है और क्या सिनेरियो होता है, लेकिन हम उनकी एपीआईज को देख लेंगे कि कैसे क्रिएट होती हैं। ठीक है, आपकी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक आपने वर्डप्रेस और गूगल एपीआईज के बारे में डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी करनी है। ठीक है, आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है, पीपीटी फाइल बनाएंगे आप और वो मुझे सेंड करेंगे एज पर कोर्स आउटलाइन, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, तो आज हम एसक्यूएल को कंप्लीट करते हैं और पीएचपी में जो भी हम काम कर सकते हैं एसक्यूएल से रिलेटेड फर्दर उसको हम अ, सीखते भी हैं और आज इसको कंप्लीट कर देते हैं, ताकि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्डप्रेस के बारे में देखें और ताकि आप मुझे उससे रिगार्डिंग अपनी प्रेजेंटेशन सेंड कर सकें। ठीक है, तो आज की जो एक्टिविटी है वो बेसिकली बेस कर रही है हमारी लास्ट वीक की एक्टिविटी के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने, अगर आप क्लासेस में नहीं आए तो आप लोगों ने वीडियोस देख ली होंगी। ठीक है, और अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो शायद आपको आज की एक्टिविटी कम समझ आए। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा उसको एलेबोरेट कर दें, क्योंकि हमने उन्हीं स्टेटमेंट्स को यूज़ करना है और उन्हीं स्टेटमेंट्स की मदद से हमने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और मुख्तलिफ और स्टेटमेंट्स को देखना है। ठीक है, अच्छा, हमने जो डेटाबेस क्रिएट की है वो की है माई पी एच पी माई एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, लेकिन डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो सकती है एक और तरीके से भी। वो एसक्यूएल बेसिकली होता क्या है कि जब आप माई पीएचपी माई एसक्यूएल ओपन करते हैं, वहाँ पे डेटाबेस बनाते हैं, तो वहाँ पे स्टेटमेंट्स रन होती हैं। कौन सी? एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स रन होती हैं। ठीक है, तो उन एसक्यूएल की जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हीं को हम यहाँ पे अपने फाइल के अंदर कोड करते हैं। जैसे कि हम अगर सर्च करना चाहते हैं डेटाबेसेस के अंदर तो हम क्या लिखते हैं? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्पेसिफिक टेबल, आगे बताते हैं कि किस टेबल के अंदर सर्च करना है। ठीक है,
तो वो बेसिकली क्या हम स्टेटमेंट लिखे होते हैं, वो बेसिकली स्टेटमेंट हम सीक्वल की लिख रहे होते हैं, ठीक है, एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स हम लिख रहे होते हैं। तो आज थोड़ा सा एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स को सर्च करते हैं, देखते हैं कि एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स कहाँ से आपको जो है वो अवेलेबल होती हैं, कैसे मिल सकती हैं, कैसे किस किस तरह की एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं पीएचपी माय एडमिन में। ब्राउज़र की तरफ आ जाते हैं। ये हमारा लोकल होस्ट है। मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर वैम्प करें या जैम्प करें, तो यू कैन इंस्टॉल एनी ऑफ देम, दोनों एक ही काम करते हैं। आपके लोकल पीसी को कन्वर्ट कर देते हैं, एक किस्म का आप सर्वर बना सकते हैं उसको, ठीक है। तो लोकल सर्वर में कन्वर्ट करते हैं, और आप ताकि पीएचपी के लिए, क्योंकि पीएचपी को रिक्वायर्ड है एक सर्वर, क्योंकि ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसने जो भी एक्सक्यूट करना है वो सर्वर के ऊपर एक्सक्यूट करके आपको रिजल्ट शो करना है। तो वैम्प और जैम्प जो है वो बेसिकली आपके लोकल पीसी को एज अ सर्वर ट्रीट करते हैं, और आपकी पीएचपी की फाइल्स को एक्सक्यूट करते हैं, ठीक है। और पीएचपी की मदद से आप डेटाबेसेस के साथ भी कनेक्ट होते हैं, और डेटाबेस के साथ भी जो है इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी ज़रूरी है। तो आप वैम्प भी कर सकते हैं, और जैम्प एक्स से शुरू होता है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज चीज़ें मोस्टली दोनों में सेम है, ठीक है। हम पीएचपी माय एडमिन में चलते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि जो हमारी सीक्वल की स्टेटमेंट्स होती हैं वो किस तरह से, क्योंकि पीएचपी में एडमिन क्या प्रोवाइड करता है, आपको एक जीयूआई प्रोवाइड करता है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये जो प्रोवाइड करता है आपको, उसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स रन होती हैं वो एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स रन होती हैं, ठीक है। और वो एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स को रन करके आपको सिर्फ ग्राफिकली विजिबल करता रहता है कि ये इस तरह से होगी, ठीक है। डेटाबेसेस के स्टूडेंट्स हैं आप सब ने डेटाबेसेस पढ़ी हुई है। आपको पता है कि डेटाबेसेस जब क्रिएट होती है, कोई भी टेबल क्रिएट होता है, वो एक टेबुलर फॉर्म में क्रिएट होता है, यानी कि उनकी टेबल्स होते हैं, ठीक है। और टेबल्स किस तरह से, जिस तरह से आपकी एक्सेल शीट होती है, मैं एक्सेल शीट को भी ओपन कर रहा हूँ साथ में, ताकि आपको उसके साथ भी थोड़ी सी एग्जांपल दे सकूं। तो ये हमारे पीएचपी में एडमिन का मेन इंटरफेस है, ठीक है। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। आज हम सिर्फ स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए पीएचपी में एडमिन को देखेंगे, और उन्हीं स्टेटमेंट्स को बाद में हम यूज करेंगे कहाँ पे, हमारे पीएचपी कोड के अंदर, ठीक है। मैं एक नई डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, वेब वेब डेवलपमेंट के नाम से मैं नई एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे डेटाबेसेस में आता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और वेब डेवलपमेंट में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे विदाउट स्पेसिस आप नाम लिखते हैं इसका, ठीक है, या आप अंडरस्कोर डाल सकते हैं फॉर क्रिएटिंग टू वर्ड्स, टू सेपरेट टू वर्ड्स, ऐसे कह सकते हैं आप। लेकिन मोस्टली हम जो है वो इसमें स्पेस या अंडरस्कोर भी यूज़ नहीं करते हैं, ताकि हमें बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट के नाम से मैं एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं कि एसक्यूएल की स्टेटमेंट क्या बनती है इसकी, ठीक है, और उसी स्टेटमेंट को हम बाद में यूज़ करेंगे इन आवर पीएचपी फाइल, और देखेंगे कि क्या उसी स्टेटमेंट की मदद से हमारी डेटाबेस क्रिएट होती है, ठीक है। अब हमारी एक नई डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। ये एसक्यूएल का एक टैब है जिसके अंदर
आपको बेसिकली क्या है कि एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स लिखने की ऑप्शन आपको अवेलेबल होती है। आप यहाँ पे एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट्स को भी देखते हैं कि ये किस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर मिसाल के तौर पे ये जो डेटाबेस अभी हमने बनाई है, इसको हम क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या उसकी एसक्यूएल क्वेरी होगी? उसकी एसक्यूएल जो क्वेरी होगी, वो बेसिकली जो स्टेटमेंट बनती है वो बनती है क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, सिंपल। और आगे आप डेटाबेस का नाम लिखते होते हैं। ये आप लोगों ने डेटाबेसेस के अंदर इस चीज को स्टडी किया है। इस वक्त ये जो एसक्यूएल क्वेरी चलेगी वो किसके लिए चलेगी जी? वेब डेवलपमेंट के लिए चलेगी। वेब डेवलपमेंट क्या है? हमारी डेटाबेस का नाम है। हम वापस आते हैं मेन पे, ठीक है, और इस डेटाबेस को डिलीट करके नई डेटाबेस सेम यही डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। तो हम डेटाबेसेस देखते हैं और इसको करते हैं ड्रॉप। और अब आते हैं एसक्यूएल में, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे अब, वो हमारी क्या स्टेटमेंट होगी? वो हमारी सीक्वल की स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है। तो हम एक नई डेटाबेस बनाना चाहते हैं, अ, उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं ऑल इन कैप्स, ठीक है, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। और साथ में डेटाबेस का नाम हम लिखते होते हैं। तो हमने डेटाबेस का जो नाम लिखा था वो वेब डेव लिखा था, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और लास्ट पे क्या आता होता है? सेमी कॉलन। ये हमारी स्टेटमेंट है, सिंपल। और इस स्टेटमेंट को हम रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या हमारे इस साइड पे हमारी नई डेटाबेस क्रिएट होती है कि नहीं, ठीक है। तो गो। क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? लिखा हुआ ये आ रहा है कि माई एसक्यूएल रिटर्न्ड एंड एम्प्टी रिजल्ट सेट, ठीक है, लेकिन टिक मार्क के साथ है। टिक मार्क का मतलब ये है कि ये सक्सेसफुली जो है स्टेटमेंट रन हो गई है, ठीक है। और कितनी देर में रन हुई है, बाकी उसमें जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि ये डेटाबेस अभी एम्प्टी है। इस एसक्यूएल विंडो के अंदर आप क्या कर सकते हैं? आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल स्टेटमेंट्स जब डिफाइन कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसी तरह से अगर मुझे इसके साथ इसके टेबल्स भी बनाने हैं, तो उनको भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ इन दिस एसक्यूएल। तो जैसे कि मुझे टेबल बनाने हैं, मैं पहले इसको डेटाबेस को क्लिक करता हूँ ताकि इट शुड क्रिएट इनसाइड दिस, ठीक है। तो उसके लिए भी सिंपल है, आपकी एसक्यूएल क्वेरी है क्रिएट टेबल की। आप साथ में टेबल का नाम लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन टेबल के नाम के साथ आपको पता है कि आप जब टेबल डिफाइन करते हैं तो एक टेबल के अंदर क्या होती है? आपकी एक रो डिफाइन होती है जिसको आप कहते हैं हेडर रो, ठीक है। वो हेडर रो क्या होती है? वो हेडर रो इस तरह से होती है कि आपके वो, अगर हम एक्सेल की फॉर्म में आते हैं, एक्सेल को देखते हैं, एक्सेल शीट को, तो वो इस तरह से सेल्स क्रिएट होते हैं आपकी टेबल के अंदर, ठीक है। लेकिन जो टॉप सेल होता है, टॉप रोज होती हैं, आपकी टॉप रो होती है एक, उसके अंदर आप बताते हैं कि टेबल की फील्ड्स कौन सी होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है जिसका नाम शीट 1 है, ठीक है। अब
इस शीट 1 के टेबल के अंदर हमारी फील्ड्स क्या क्या रखना चाहते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम आईडी रख लेते हैं, ठीक है। टेबल का नाम हमारा शीट 1 है, तो शीट 1 आईडी रख लेते हैं, शीट 1 आईडी। और ये भी किस तरह होती हैं, ये भी स्मॉल लेटर्स में होती हैं, ठीक है, विदाउट स्पेस। शीट 1 आईडी हो जाएगा। मे बी एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है, तो हम कहते हैं जी ये एम्प्लॉय का नेम आ जाए, अंडरस्कोर नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, ठीक है, डेजिग पर आ जाता है। और नेक्स्ट हम इसका लिख देते हैं एम्प्लॉय सैलरी या एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट। अब इसमें एम्प्लॉय बार बार आप रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नाम आप खुद से डिफाइन करते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये यूनिवर्सली इस तरह के ही होते हैं, आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं कि क्या नाम रखना है, ठीक है। तो आप सिंपली अगर एम्प्लॉय के नाम से ये टेबल बना रहे हैं, तो आप सिंपल लिख सकते हैं नेम, डेजिग्नेशन, उसके उसका डिपार्टमेंट, डीपीटी लिख देते हैं, और लास्ट पे लिख देते हैं इसकी सैलरी, ठीक है, सेल कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ हमने क्या किया है, हमने कुछ फील्ड्स डिफाइन कर दिए हैं हमारी इस टेबल की, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम भी टेबल का एम्प्लॉय रख देते हैं। टीबी आप यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट कि ये टेबल है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो फील्ड्स हैं, इनमें और इनमें फिर डिफरेंस ये रहेगा कि हाँ आपने उसके साथ टेबल रखा हुआ है। अब ये आप फील्ड्स डिफाइन कर देते हैं, और इन फील्ड्स के बाद आप होता क्या है कि आप डाटा फिल करना शुरू कर देते हैं, डाटा इंसर्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी डाटाबेस बन जाती है। अब फॉर एग्जांपल आपने ये जो आईडीज हैं, इंक्रीमेंट इनका ऑटो रखना है, किस तरह का रखना है, आप वो सारी चीजें डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसका नाम, डेजिग्नेशन, मैं एबीसी ही लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी आप जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो सैलरी, इसी तरह से दोबारा से अगर जब आप नई फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, उसके अंदर नई एंट्री करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली। तो ये क्या है, डाटा आपका एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में जो है वो मेंटेन होता जाता है आपकी डाटाबेसिस के अंदर भी इसी तरह से, ठीक है। जब आप इसको फेच करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये आपको फेच करके आपको डाटा प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब इसी तरह का हम क्रिएट करते हैं हमारे सीक्वल के अंदर भी, ठीक है। सीक्वल के अंदर हम आ जाते हैं, और यहाँ पे हम टेबल क्रिएट कर देते हैं जी। हमें टेबल क्रिएट करना है विद एन एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और हम अभी जो है ना वो एडवांस उसकी डेफिनेशन में नहीं जाते, ठीक है। हम सिंपल एक टेबल क्रिएट करते हैं और उन्हीं फील्ड्स को डिक्लेयर करते हैं जो कि हमने अभी एक्सेल शीट के अंदर किए हैं। तो सिंपल क्रिएट टेबल, सॉरी स्पेस टेबल, ठीक है जी। टेबल का नाम हमने क्या रखा था, हमने टेबल का नाम रखा था एम्प्लॉय अंडरस्कोर टीबी, ठीक है। अब इसके साथ जब आप फील्ड्स डिफाइन करते हैं, तो आप स्मॉल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप सारी उन फील्ड्स को बताते हैं, और लास्ट पे आप सेमीकोलन दे देते हैं, ठीक है। अब दरमियान में इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में आप आ जाते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं दो चीजें, ठीक है। हर एक फील्ड को डिफाइन करने के मतलब फर्दर ऑप्शंस भी हो सकती हैं।
यानी कि अगर वो ऑटो इंक्रीमेंट करवाना चाहते हैं, उसको प्राइमरी करना चाहते हैं, वो सारी ऑप्शंस भी आती हैं। लेकिन बेसिक क्या होती हैं, आपको दो चीजें, एक तो फील्ड का नाम और फील्ड की टाइप क्या है, ठीक है। यानी कि अगर जो भी आप टेबल के अंदर फील्ड डिफाइन करते हैं वो किसी ना किसी टाइप की जरूर होती है, ठीक है। जैसे कि हमने लास्टली देखा था जब हमने किसी और डेटाबेस को यूज किया था, उसके अंदर वो फील्ड्स डिफाइन थी इंटीजर टाइप की और वेरिएबल कैरेक्टर की। तो हम यहाँ पे भी, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ले जाता हूँ emp_id, ठीक है। और इसको हम रखना चाहते हैं इंटीजर टाइप का, ठीक है, इंट का। फिर हम उसको सेपरेट करते हैं, यानी कि दो फील्ड्स को हम सेपरेट करते हैं विद कॉमा, ठीक है। और फिर अगली फील्ड का बताते हैं कि ये जी एम्प्लॉय का नाम होएगा, ठीक है। लेकिन इसमें हमें साथ में उसकी टाइप बतानी पड़ेगी, तो वो होगा जी हमारा वेरिएबल कैरेक्टर। और इसके साथ भी एक स्मॉल ब्रैकेट आती है जो बताती है कि ये वेरिएबल कैरेक्टर कितने उसका होगा बाइट का, ठीक है, उसका साइज क्या होगा। तो दैट कैन बी आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी आप रखना चाहें। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा आप इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि हर लाइन के ऊपर सेपरेट हो जाए, ठीक है। और लास्ट पे ये आ जाएगा। हर लाइन को सेपरेट करने का मकसद ये है कि आपको क्लियर हो जाता है कि अच्छा इसमें डिफाइन क्या किया है। जब आप एक ही लाइन में सारी चीजें लिखते हैं तो इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल कह लें या प्रोफेशनल नहीं है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये किस तरह की डेफिनेशन है, ठीक है। तो आप लाइन, हर लाइन के ऊपर अलग से डिफाइन कर दें, नेम था, डेजिग्नेशन था, इसी तरह वेरिएबल कैरेक्टर लिखेंगे और उसके अंदर भी उसका साइज डिफाइन कर देंगे। और नेक्स्ट लिखेंगे हम उसकी सैलरी थी अंडरस्कोर सेल, इसको भी हम वेरिएबल कैरेक्टर में ले जाते हैं। ठीक है जी, हमारी 5 फील्ड्स पूरी होगी जो हमने वहाँ पे डिफाइन की थी। इसमें हमारा डिपार्टमेंट रह गया, ठीक है। तो emp_वेरिएबल कैरेक्टर 255, ठीक है। इसमें हमसे ये यहाँ पे नाम के अंदर मिस्टेक हुई, उसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है हमने, अब हमने ये करना है कि हमने सिंपली एक दफा वेरीफाई कर लेना है कोई एरर नहीं आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और मिसाल एक एक मैं कॉमा खत्म करता हूँ तो देखें आपके पास एरर आता है, तो उससे भी पता चल जाता है कि आपकी स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसको रन करेंगे। आपको रन करने के बाद इसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होगा कि माई सीक्वल रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट, ठीक है, 0 रोज, क्योंकि हम इंसर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। जब हम इंसर्ट करेंगे तो ये बताएगा कि कितनी रोज आपने इंसर्ट की हैं। अगर आप फेच कर रहे हैं तो ये बताएगा कितने नंबर ऑफ रोज जो हैं वो डेटाबेसिस से फेच करके आ रहा है, ठीक है। और क्वेरी इतने सेकंड्स के अंदर जो है वो रन हो गई है, ठीक है। ये देखें, अब ये स्टेटमेंट उसने हमारी वाली ही स्टेटमेंट को इकट्ठा करके लिख दिया। अब हम इसके स्ट्रक्चर, हम किस डेटाबेस में है, वेब डेवलपमेंट डेटाबेस के अंदर है, ठीक है। इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे साइड बार में भी देखें कि आपकी एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल जो है नया टेबल क्रिएट हो गया है, ठीक है। और इस टेबल को आप ओपन करें, इसके स्ट्रक्चर को देखें। स्ट्रक्चर में वही चीजें डिफाइंड हैं जो कि हमने अभी अपने स्टेटमेंट के अंदर, क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन की है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई अभी रिकॉर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपली एक रो नजर आ रही है जिसके अंदर सिर्फ एक हेडिंग्स हैं, ठीक है, जो कि आपने फील्ड्स डिफाइन की हैं।
वो आपको नजर आ रही हैं। एम्प्लॉय आईडी है, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और सैलरी। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और ये देखें, ये जो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल है, ये क्या कर रहा है, ये एसक्यूएल की स्टेटमेंट है। इसको अगर हम यूज करते हैं पीएचपी के अंदर तो वो हमें रिटर्न कर देगा, क्या चीज रिटर्न कर देगा जी, वो हमें रिटर्न कर देगा ऑल द वैल्यूज, ऑल द एंट्रीज इनसाइड एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, और ये पेज क्या डिस्प्ले कर रहा है, ये पेज भी डिस्प्ले ऑल एंट्रीज इन एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। ऑल्दो कि अभी कोई एंट्री नहीं है इसके अंदर, दैट इज वाई हमें एम्प्टी पेज शो हो रहा है। अदरवाइज अगर इसमें एंट्रीज होती तो ये इस स्टेटमेंट की मदद से हमें सारी एंट्रीज को शो करता है। ठीक है, अगर आपको विजिबल गेट करनी है ऑल एंट्रीज फ्रॉम स्पेसिफिक टेबल तो आपको ये स्टेटमेंट रन करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये फर्दर डिटेल बताएगा कि हर फील्ड के अगेंस्ट आपने क्या क्या डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में ये बताएगा कि आपने फील्ड का नाम क्या रखा था, उसकी टाइप क्या रखी थी। ठीक है, फर्दर जो है वो एडवांस लेवल की ऑप्शन है, अभी हम उसमें नहीं जाते हैं। ठीक है, नाम क्या रखा था आपने, उसकी टाइप क्या रखी थी। ठीक है, नाम क्या रखा था, टाइप क्या रखी थी, और उसको आप चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, या इस स्पेसिफिक फील्ड को डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, या फर्दर ऑप्शंस भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राइमरी करना चाहते हैं किसी एक फील्ड को, किसको करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और उसको प्राइमरी कर दें। एक चीज ये है, दूसरा ये कि आप किसी भी फील्ड को यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ से भी। ठीक है, वो वही ऑपरेशन है जो यहाँ पे मोर के अंदर आ रहे हैं। ठीक अच्छा, अब हमने ये चीज देख ली है कि हम किस तरह से एक टेबल को क्रिएट करते हैं। पहले तो हम किस तरह से एक डेटाबेसिस को क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम किस तरह से एक टेबल को क्रिएट करते हैं। अब हम एक्टिविटी ये करते हैं कि हमने इस टेबल को कर देना है डिलीट यहाँ से। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के टेबल को, सॉरी डेटाबेस को। ठीक है, नॉट ओनली टेबल, हमने डेटाबेसेस को भी डिलीट कर देना है। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने उन्हीं एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए हमारी पीएचपी की फाइल के अंदर हमने इसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, और उसी तरह से जिस तरह से हमने एम्प्लॉय टेबल इसमें बनाया है उसको यूज करते हुए हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ड्रॉप करने के लिए ये स्टेटमेंट है आपकी ड्रॉप डेटाबेस, और साथ में आप डेटाबेस का नाम बता देते हैं कि ये ड्रॉप करनी है, तो इट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन दिस डेटाबेस, और साथ में उस डेटाबेस को भी ये डिलीट कर देती है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे ड्रीम वेवर के अंदर, और यहाँ पे आके हमने एक फाइल ओपन की हुई है। ठीक है, उस फाइल के अंदर हमने कनेक्ट किया हुआ है डेटाबेसेस के साथ। ठीक है, तो उसका कोड आप सबको सिंपली पता है कि आप होस्ट डिफाइन करते हैं और साथ में यूजर नेम बताते हैं, पासवर्ड बताते हैं। ठीक है, अगर स्पेसिफिक डेटाबेस के साथ कनेक्ट करें तो साथ में डेटाबेसेस भी बताते हैं। अब इस वक्त क्या कर रहे हैं हम इस वक्त हमें डेटाबेस नहीं क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम सिंपली कनेक्ट करते हैं डेटाबेसेस के साथ, सॉरी आपकी सर्वर के साथ। आपकी सर्वर के साथ जब लिंक क्रिएट हो जाएगा तब आप डेटाबेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं और बाकी सारे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम ये इंडेक्स sql.php की फाइल को एक्सेस करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, लोकल होस्ट और वेब डेव, वेब डेव इंडेक्स sql.php। ठीक है, ये जहाँ पे भी आपने इसको आप अपने एंड पे डिफाइन करेंगे। मेरा यहाँ पे इस वक्त फोल्डर बनता है आपके वैम्प सर्वर का वेब डायरेक्टरी के अंदर, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, और उसके आगे मैंने फाइल जो डिफाइन की है इंडेक्स एसक्यूएल के नाम से है। ठीक है, और उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो दिखाने का मकसद ये है कि आप देखें कि क्या ये आपको कोई मैसेज शो करती है। वापस आते हैं,
यहाँ पे मैंने जो फाइल एक्सेस किया है लोकेशन, वो आप देखें कि लोकल होस्ट के ऊपर वेब डेव के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है इस स्पेसिफिक टास्क के लिए, और उसके अंदर index.sql.php की फाइल है जिसको हमने अभी क्रिएट किया था। इसको मैंने रिलोड किया तो कोई मैसेज नहीं है। उसकी रीजन ये है कि हमने इसमें कोई मैसेज शो नहीं करवाया हुआ, ठीक है। एरर आने पे मैसेज आपको आएगा एरर का। यहाँ पे हम एल्स पार्ट में चलते हैं और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं एल्स। यहाँ पे हम इको करवा देते हैं कनेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है। अब आपका अगर सर्वर के साथ कनेक्शन बिल्टअप हो रहा है, अब इस सिनेरियो के अंदर आप गौर से देखें कि हमने डेटाबेस का नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है। जो एसक्यूएल की क्वेरी हम रन कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें हमने डेटाबेसेस का नाम नहीं दिया हुआ। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें जो कनेक्शन है बेसिकली वो आपका सक्सेसफुली कनेक्टेड है, ठीक है। आपकी डेटाबेस के साथ, आपके सर्वर के ऊपर जो डेटाबेस बनी हुई है उसके साथ जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली बिल्ड है, ठीक है। अब सिंपली हम ये करते हैं कि हम एक डेटाबेस को हमने क्योंकि बनाना है, तो हम उस डेटाबेस के हवाले से स्टेटमेंट्स को रन करते हैं सिंपली, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं वापस अपने ड्रीम वीवर में, और यहाँ पे सिंपली हम कर देते हैं भाई कि हमें डेटाबेस क्रिएट करनी है, वो हमें कर दो। तो बॉडी इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ ताकि वी कैन सी द स्क्रीन क्लियरली। हमने स्क्रीन पे क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस कोड में कि जो हम कनेक्ट कर रहे हैं डेटाबेसेस के साथ, ठीक है। हमारे सर्वर के साथ हम कनेक्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि ये डेटाबेस है। अच्छा जी, इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ पे, और हम बॉडी पार्ट में आते हैं। बॉडी पार्ट में हम PHP के टैग को डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमारी जो वर्किंग है वो सारी की सारी PHP टैग में होने वाली है, क्योंकि PHP सर्वर लेवल लैंग्वेज है, सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स हम SQL की लिखेंगे वो सर्वर साइड पे ही रन होंगे, ठीक है। तो मैं SQL के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, जिसके अंदर क्या लिखेंगे हम, क्रिएट वही स्टेटमेंट डेटाबेस, और यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम दे देंगे जो कि हम रखना चाहते थे, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और इस स्टेटमेंट को हम किस तरह से रन करेंगे जी, इस स्टेटमेंट को हम सिंपली एग्जीक्यूट करवा देंगे। इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करवाते हैं जी, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं आप कनेक्शन की मदद से। उसको क्या कहते हैं, क्वेरी, ठीक है। और उसके अंदर क्या लिख देते हैं, उसके अंदर पास क्या कर देते हैं, जो आपकी आपने वेरिएबल डिफाइन किया है क्वेरी के नाम से, और इसका रिजल्ट हम सेव करवा लेते होते हैं किसी एक वेरिएबल के अंदर एज रिजल्ट, ताकि हम ये चेक कर सकें कि ये एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो हम इसको, ये कनेक्शन कहाँ से आया है वेरिएबल, ये कनेक्शन वेरिएबल बेसिकली आपने जब कनेक्ट किया अपने सर्वर के साथ, तो जो वेरिएबल आपने यूज किया था कनेक्शन के दौरान, अब हम उसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं,
और यहाँ पे देखें कि आपके पास इस वक्त कोई भी वेब डेवलपमेंट के डेटाबेसेस क्रिएट नहीं है, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो मैसेज क्योंकि सिर्फ हमने इको करवाया हुआ है सक्सेसफुल का, उसके अलावा कोई भी और चीज जो है ना बॉडी पार्ट में हमने डिफाइन की हुई है सिवाय हमारे पीएचपी कोड के। तो इसलिए सिंपली हमें कनेक्शन सक्सेसफुल ही प्रिंट नजर आ रहा है। अदरवाइज हमने जो अभी क्वेरी रन की है उसके ऊपर भी हम चेक लगा सकते हैं इफ रिजल्ट, और उसके बाद अगर तो रिजल्ट में ट्रू है तो वो क्या करेगा कि शो करवा दे एसक्यूएल क्वेरी सक्सेसफुली रन, या जैसे ये मैसेज हमें यहाँ पे पीएचपी में एडमिन में शो होता है उस तरह से हम उसको भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो पीएचपी माई एडमिन को हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास नई डेटाबेस जो हम क्रिएट करना चाह रहे थे वो क्रिएट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो सिमिलर यानी कि आप पीएचपी में एडमिन के जरिए भी क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा आप अपनी पीएचपी फाइल को यूज करते भी एक नई डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा एंड होगा इस एक्टिविटी का, उसमें मैं आपको एक एक्सपोर्ट करके फाइल ओपन करके दिखाऊंगा कि उसके अंदर क्या लिखा होता है, ठीक है। एक डेटाबेसिस की जो रॉ फाइल होती है उसको हम नोटपैड में ओपन करके देखेंगे कि उसके अंदर क्या एंट्रीज लिखी होती हैं। तो हम दोबारा से ज्वाइन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और आके जो है ना फर्दर टेबल्स को क्रिएट करते हैं यूजिंग पीएचपी, और फिर एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसके साथ हम डेटाबेस को इंटीग्रेट करेंगे ताकि हम उस फॉर्म की मदद से डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकें या कोई सर्च कर सकें, ठीक है।